इस कहानी की शुरुआत में जेमी और लीजा को दिखाया जाता है जो कि घर पर होते हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जेमी जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स है, लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं होता। जेमी बॉक्स को अंदर ले आता है और जब वो अपनी पत्नी के साथ उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक वेंट्रिकुलिस्ट डॉल होती है। वेंट्रिकुलिस्ट डॉल का मतलब पपेट है, यानी कि एक ऐसा पुतला जिसमें एक आदमी शो दिखाते हुए अपनी आवाज में बोलता है पर वो होंठ नहीं हिलाता। होंठ पपेट के हिलते हैं, इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि पपेट बोल रहा है। लीजा इस पपेट को पाकर बहुत खुश होती है। जेमी यहाँ से रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए चला जाता है। लीजा घर पर अकेली होती है। वो पपेट को बेड पर बिठाती है पर उसका बैलेंस नहीं बनता, इसीलिए वो उसे बेड पर लिटाकर एलमीरा से पिलो लेने के लिए जाती है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि पपेट उसे ही देख रहा होता है, जबकि उसने जब पपेट को लिटाया था तो उसका फेस दूसरी तरफ था। लीजा इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वो पपेट को बिठाकर उसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा ओढ़ देती है। इसके बाद वो मिरर के सामने जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि जिस कमरे में पपेट है वहाँ पर कोई और भी है। स्टीरियो में जो म्यूजिक चल रहा होता है उसकी आवाज बदलना शुरू हो जाती है और अगले पल वो बंद हो जाता है। यहाँ पर घड़ी की टिक टिक भी बंद हो जाती है। साथ ही गैस के ऊपर जो केटल होती है उससे जो विसल की आवाज आ रही होती है वो भी पूरी तरह से शांत हो जाती है। इसके बाद उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। ये आवाज उसी तरफ से आ रही होती है जिस तरफ पपेट होता है। वो पपेट के सामने जाती है और जैसे ही वो उसका सफेद कपड़ा हटाती है तो वो कपड़ा पूरी तरह से उस पर लिपट जाता है और कोई अनजान शक्ति उसे उठाकर दरवाजे के पास फेंक देती है। वो रेंगते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर अगले पल उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो उसके पैर खींचकर उसे कमरे के अंदर ले जाता है और हमें सिर्फ लीजा की चीख सुनाई देती है। अब जेमी भी घर वापस लौट कर आ जाता है। वो लीजा को आवाज लगाता है। लीजा कहती कि मैं यहाँ अंदर कमरे में हूँ और जब वो कमरे के दरवाजे पर जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारा खून दिखता है। वो लीजा से पूछता है कि सब क्या हो रहा है। लीजा की आवाज आती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पर यहाँ पर लीजा की आवाज के साथ एक और आवाज होती है। वो बेड के पास जाता है जहाँ पर सफेद कपड़े के नीचे एक आकृति होती है। जैसे वो उस कपड़े को हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लीजा की डेड बॉडी है जिसकी जबान भी कटी हुई होती है। यहाँ पर पुलिस आती है और जेमी को अरेस्ट करके ले जाती है पर उनके पास जेमी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होते, इसीलिए उन्हें जेमी को रिहा करना पड़ता है। जेमी वापस घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी की मौत से बहुत परेशान होता है। साथ ही साथ वो कंफ्यूज भी होता है कि उसकी पत्नी को मारा तो मारा किसने। तभी वो उस बॉक्स को देखता है जिसके अंदर पपेट आया था। वहाँ पर एक नाम लिखा होता है और ये नाम होता है मैरी शॉ। ये एक वेंट्रिकुलिस्ट है, यानी पपेट का शो दिखाने वाली आर्टिस्ट जो उसके होम टाउन में रहती है। इसीलिए जेमी अपने होम टाउन अपने डैड के घर पर आता है और दरवाजा एक खूबसूरत जवान औरत खोलती है जिसका नाम एला होता है। जेमी एला को नहीं जानता। वो बताती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, यानी कि सौतेली माँ। जेमी को इस बारे में इसलिए कुछ नहीं पता होता क्योंकि उसकी अपने पिता से नहीं बनती। वो उनका कॉल कभी रिसीव नहीं करता। अब वो अपने पिता के सामने जाता है। वो देखता है कि उसके पिता व्हील चेयर पर हैं। इस बारे में भी जेमी को कुछ नहीं पता होता। उसके पिता बताते हैं कि 2 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जेमी अपने पिता से मैरी शॉ के बारे में पूछता है। दरअसल मैरी शॉ अब मर चुकी है, इसीलिए जेमी के पिता उस बारे में कोई बात नहीं करते और वो जेमी को कहते कि तुम्हें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जेमी रात को जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसके सामने कुर्सी पर पपेट होता है और पपेट की यहाँ पर आंखें हिलना शुरू हो जाती है। जेमी की आंख खुलती है और तभी उसे किसी लेडी की आवाज आती है जो जेमी कहकर पुकारती है। जेमी चौंक कर बैठ जाता है और वो उस तरफ देखता है जहाँ पर पपेट है। वहाँ पर उसे एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखता है। जेमी डर कर कमरे की लाइट जला देता है पर वहाँ पर पुतला ही बैठा होता है। जेमी इस हादसे से पूरी तरह से घबरा जाता है। अगले दिन जेमी अपनी पत्नी के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी उसे एक लेडी दिखती है। वो उसके पीछे जाता है। अगले पल वो लेडी उसके सामने आ जाती है। वो जेमी से पूछती जब उसने तुम्हारी पत्नी को मारा क्या तुमने उसे देखा? जेमी कहती किसने? वो कहती कि मैरी शॉ ने।
उसके बच्चे नहीं, उसके पुतले थे। वो यहीं आसपास है, तुम्हें उस पुतले को यानी कि उस पपेट को दफनाना होगा। तभी यहाँ पर इस लेडी का पति आ जाता है जो कि यहाँ पर फ्यूनरल करवाता है। वो अपनी पत्नी को ले जाता है। जिमी इसके बाद अपने कमरे में वापस आता है और वो उस पपेट को देखता है जिसके पीछे बिली लिखा होता है। जिमी वापस कब्रिस्तान में आता है जहाँ पर बिली नाम की एक कब्र होती है और जब जिमी उसका ढक्कन खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जिमी उस पुतले को, उस पपेट को उसके अंदर दफना कर वहाँ से वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के आसपास कोई है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास देखता भी है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वो वापस अपने घर आ जाता है और जब वॉशरूम से वो वापस अपने बेडरूम में आता है तो वो देखता है कि वही पपेट जिसे वो अभी दफना कर आया था वो उसके बेड पर बैठा होता है। जिमी ये देखकर चौंक जाता है पर तभी वो देखता है कि कमरे में डिटेक्टिव भी होता है। दरअसल ये डिटेक्टिव उसकी पत्नी के मर्डर केस को सॉल्व कर रहा है और वही इस पपेट को कब्रिस्तान से निकाल कर लाया है क्योंकि उसके मुताबिक ये उसकी पत्नी के मर्डर का एक गवाह हो सकता है। दरअसल उसे जिमी पर शक है। वो जिमी से पूछता है कि तुमने इस पुतले को कब्रिस्तान में क्यों दफनाया। जिमी कहता है क्योंकि ये वहीं से है। मैरी शॉ नाम की एक औरत के बारे में एक घोस्ट स्टोरी है। कहा जाता है कि उसे उसके पुतलों के साथ दफनाया गया था और जब भी कोई मैरी शॉ को देखे तो उसे हमेशा खामोश रहना चाहिए। उसे देखकर चिल्लाने पर वो उसकी जबान काट लेती है। जिमी बताता है कि जिस दिन मेरी पत्नी का मर्डर हुआ उस दिन ये पपेट हमें किसी ने भेजा था। डिटेक्टिव उस पपेट को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों एक ही मोटेल में रुके होते हैं। अगली सुबह जब डिटेक्टिव निकल जाता है तो जिमी उसके कमरे में जाता है। वहाँ से पपेट लेकर एक बार फिर से वो कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर वो उसी लेडी से मिलता है जिसने उसे कहा था कि तुम इस पपेट को दफना देना। वो उससे मैरी शॉ के बारे में पूछता है पर तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है। वो जिमी को अपने साथ ले जाता है और उसे मैरी शॉ के बारे में बताता है। वो कहता है कि बहुत सालों पहले की बात है, हमारे शहर में एक बहुत शानदार थिएटर खोला गया जहाँ पर मैरी शॉ नाम की एक लेडी जो कि पपेट शो करती थी, जो बहुत ही फेमस थी, वो अपना शो करती थी। और एक शाम को जब वो अपना शो कर रही थी तो ऑडियंस में बैठा एक बच्चा उस पर इल्जाम लगाता है कि जब तुम्हारा पपेट बोलता है तो तुम्हारे होंठ हिलते हैं, यानी कि तुम्हारा पपेट नहीं बोल रहा, वो नकली है, वो तुम ही हो जो बोल रही हो। मैरी शॉ को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि वो इस बात को मजाक में उड़ा देती है पर कुछ दिनों के बाद वो बच्चा जिसने मैरी शॉ के ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैरी शॉ के होंठ हिलते हैं, वो बच्चा गायब हो जाता है। इसके बाद वो बच्चा कभी नहीं मिला। उस बच्चे के माँ बाप का मानना था कि मैरी शॉ ने ही उनके बच्चे को गायब किया है, इसीलिए उस बच्चे का परिवार मैरी शॉ को मार देता है। मैरी शॉ की वसीयत में लिखा होता है कि उसके जो 101 पपेट्स हैं उन सभी पपेट्स को उसके साथ दफना दिया जाए। साथ ही साथ वो खुद भी एक पपेट बनना चाहती थी, इसीलिए उसकी बॉडी को उसी तरह से बनाया गया। मैरी शॉ को दफनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे परिवारों की हत्या होने लगी और जिनकी भी हत्या होती उन सब की जबान कटी हुई मिलती। कहा जाता है कि जब तक चीखें बंद नहीं होंगी वो इसी तरह से हत्याएं करती रहेगी। जिमी वहाँ से निकल जाता है, वो पपेट वहीं पर छोड़ देता है और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जो कब्रिस्तान में काम करता है, जिसकी पत्नी ने जिमी को बताया था कि उसे पपेट को दफना देना चाहिए, वो देखता है कि उसकी पत्नी पपेट से बात कर रही है। वो उसे डांटता है और पपेट को वहाँ से उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे इसकी असली जगह पहुँचा देता हूँ। पर इससे पहले कि वो उसे बाहर दफनाने के लिए ले जाता, उसके घर के नीचे जो संकरा तहखाना होता है वहाँ से उसे अपनी पत्नी की रोने की आवाज आती है। वो अपनी पत्नी को लेने के लिए उस संकरे तहखाने के अंदर जा रहा होता है और तभी बाहर जो पपेट होता है उसकी आंख की पुतलियां अपने आप ही हिलती हैं जैसे कि वो उस बूढ़े आदमी को देख रही हो। वो बूढ़ा आदमी अब उस तहखाने के अंदर होता है और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। अगले पल उसके सामने मैरी शॉ आती है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है और जब भी कोई चिल्लाता है तो मैरी शॉ की आत्मा उसकी जबान खींचकर उसे मार देती है और ऐसे इस बूढ़े आदमी के साथ भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जिमी को दिखाया जाता है। वो उस थिएटर में जाता है जहां पर आज से कई साल पहले मैरी शॉ अपना पपेट का शो दिखाती थी। ये अब पूरी तरह से वीरान है क्योंकि यहाँ पर कई सालों से किसी भी तरह का कोई भी शो नहीं हुआ।
वहाँ अंदर जाने के बाद जेमी को पता चलता है कि आज से कई साल पहले जिस बच्चे ने मैरी शॉ पर इल्जाम लगाया था कि जब मैरी शॉ का पपेट बिल्ली बोलता है तो मैरी शॉ के होंठ हिलते हैं, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेमी के दादा के भाई थे। ये जानने के बाद जेमी अपने पिता के पास जाता है। वो कहता है कि मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। जेमी के पिता बताते हैं कि जब तुम्हारे दादा के भाई गायब हुए, जिसने मैरी शॉ पर इल्जाम लगाया था, तो हमारे परिवार को लगा कि इसके पीछे मैरी शॉ का हाथ है। इसीलिए उन्होंने मैरी शॉ को पकड़ लिया, उसे चिल्लाने पर मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने उसकी जबान काट ली और उस थिएटर में जितने भी लोग थे उन सब के साथ मैरी शॉ को मार दिया। पर मैरी शॉ दोबारा लौट कर आई। उसने हमारे परिवार के हर एक सदस्य को मारा। वो जिस भी इंसान को मारती थी उसकी जबान काट लेती थी और एक यही कारण था कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया था ताकि तुम इस श्राप से बच सको। पर जब तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हुई तो मैं समझ गया कि इस श्राप से कोई भी मुक्त नहीं रह सकता। जेमी कहता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे, पर मैं ये सब ठीक कर दूंगा। वो यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। वो जेमी को बताता है कि मैरी शॉ की कब्र के आसपास उसके जितने भी पपेट्स को दबाया गया था उन सब को किसी ने निकाल दिया है और डिटेक्टिव को सिर्फ और सिर्फ जेमी पर शक होता है। पर इससे पहले कि वो जेमी को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाता, यहाँ पर जेमी की जो स्टेप मदर होती है जिसका नाम एला है, वो जेमी को फोन रिसीवर देकर कहती है कि तुमसे कोई फोन पर बात करना चाहता है। दूसरी तरफ फोन पर कब्रिस्तान पर काम करने वाला वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे कुछ देर पहले मैरी शॉ ने उसकी जबान काट कर मार दिया था। दरअसल वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो जेमी को बताता है कि अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो तुम्हें उसी थिएटर में जाना होगा जहाँ पर आज से कई साल पहले मैरी शॉ अपना शो दिखाती थी। जेमी डिटेक्टिव से भागकर उस जगह पहुंच जाता है। डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे उसी थिएटर तक पहुंच जाता है और वहां पर इन्हें एहसास होता है कि अंदर इन दोनों के अलावा कोई और भी है। और तभी इन्हें वो सभी पपेट्स दिखते हैं जो कब्रिस्तान से निकाले गए थे। इन सब को शोकेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रखा होता है। यहाँ पर इन्हें एक बच्चे की बहुत पुरानी बॉडी भी मिलती है जिसे एक पपेट बनाया होता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेमी के ग्रैंडफादर के वही भाई होते हैं जिन्होंने आज से 70 साल पहले मैरी शॉ पर इल्जाम लगाया था कि जब मैरी शॉ का पपेट बोलता है तो मैरी शॉ के होंठ हिलते हैं। यानी कि मैरी शॉ ही वो औरत थी जिसने जेमी के दादा के भाई को मारा था। अब इन्हें यहाँ पे एक कुर्सी की आवाज आती है और जब ये उस कुर्सी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पपेट बैठा होता है। जेमी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैरी शॉ है। वो उससे बात करता है। वो कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? वो कहती है कि तुम मेरे पास आओ। और जब जेमी उसके पास जाता है तो वो उसे बताती है कि तुम अपने खानदान के आखिरी चिराग नहीं थे। तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। दरअसल मैरी शॉ जेमी के पूरे खानदान को खत्म करना चाहती है। अब यहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है उसके हाथ में गन होती है। वो उस पुतले की तरफ गन चलाता है। पुतला यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर शोकेस में जितने भी पपेट्स होते हैं अब वो सब के सब जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। जेमी के हाथ में जो लालटेन होती है वो उस तरफ फेंकता है जिससे आग लगना शुरू हो जाती है। अभी दोनों की दोनों यहाँ से बाहर भागना चाहते हैं पर तभी डिटेक्टिव का पैर फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरता है जिससे वो जोर से चिल्लाता है। और जब भी कोई चिल्लाता है तो मैरी शॉ उसे खत्म कर देती है। मैरी शॉ डिटेक्टिव को मार देती है। जेमी यहाँ नीचे पानी में गिर जाता है और किसी तरह से इस थिएटर से बाहर आ जाता है पर उसे पता है कि मैरी शॉ पपेट के रूप में जिंदा रहती है और अभी भी मैरी शॉ का एक पपेट बचा है जो वो उस आदमी के घर पर छोड़ आया था जो कब्रिस्तान में काम करता है, जिसने उसे कॉल किया था और कहा था कि उसे थिएटर जाना चाहिए। जेमी उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस बूढ़े आदमी की पत्नी बताती है कि जो आखिरी पपेट यहाँ पर था उसे तुम्हारे पिता आकर ले गए। जेमी सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पिता व्हील चेयर पर है, वो चल भी नहीं सकते। वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे पिता ही थे। जेमी अब वापस अपने घर आ जाता है। उसके घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और उसे वो पपेट दिख जाता है जो मैरी शॉ का आखिरी पपेट है। वो उसे उठा लेता है पर तभी मैरी शॉ जो कि खुद भी एक पपेट के रूप में होती है वो उस पर हमला कर देती है। पर इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाती, जेमी उस पपेट को जो उसके हाथ में होता है वो उसे आग में फेंक देता है और मैरी शॉ जो उस पर हमला कर रही थी वो यहाँ से गायब हो जाती है। जेमी अपने पिता के पास जाता है जहाँ
जहाँ पर उसे अपने पिता का मृतक शरीर मिलता है। दरअसल उसके पिता बहुत पहले मारे जा चुके थे और ये सिर्फ उसके पिता की डेड बॉडी थी जिन्हें एक पपेट की तरह बना दिया गया था। पीछे से उन्हें कंट्रोल करके उनके होंठ हिलाए जाते थे और ऐसा एला करती थी जिसने जेमी के यहाँ पर आने के बाद उसे बताया था कि वो उसकी सौतेली माँ है। यहाँ पर जेमी को पूरी गेम समझ में आ जाती है। जेमी को जब डिटेक्टिव अपने साथ अरेस्ट करके ले जा रहा था तो एला उसे कहती कि तुम्हारा फोन है। फोन पर दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता। ये एला ही होती है जो जेमी से बिना होंठ हिलाए बात कर रही होती है, जैसे वो उसके पिता की आवाज में बात करती थी। दरअसल ये मैरी शॉ है। मैरी शॉ ने जो अपना आखिरी पुतला बनाया था, यानी कि आखिरी पपेट बनाया था, वो इतना परफेक्ट था जो हूबहू इंसान की तरह दिखता था। और वो पपेट और कोई नहीं बल्कि एला है, जिसे जेमी अब तक अपनी सौतेली माँ समझ रहा था। अगले पल जेमी के पीछे एला आ जाती है और उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे में उसे मैरी शॉ का चेहरा दिखता है। इस बात से डरकर जेमी बहुत जोर से चिल्लाता है और जब भी कोई चिल्लाता है तो मैरी शॉ उसकी जबान काट कर उसे मार देती है। और यही जेमी के साथ भी होता है। अंत में हमें एक फोटो एल्बम दिखाई जाती है जिसमें जेमी और उन सब लोगों की फोटोज होती है जिन्हें मैरी शॉ ने मारा था। उन सबको उसने पुतला बना दिया होता है। और यहाँ पर हमें जेमी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि मैरी शॉ से बचो, कभी भी वो ख्वाब में आए तो चिल्लाना मत। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $22.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये हॉरर कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, क्या आप लोग ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे होगा ये कि हमारी वीडियो देख पाओगे आप लोग सबसे पहले। जय हिंद, गुड नाइट।